हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पूर्व वैदिक काल के बारे में, ठीक है, जिसे हम प्री वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और पूर्व वैदिक काल की बात करें तो इसे ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यदि बात करें तो हमने जो कल चैप्टर पढ़ा था उसको वैदिक सप्ताह को कंबाइंड रूप से पढ़ा था, और उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी उसके बारे में हमने उस वीडियो में पढ़ा था। लेकिन आज हम जो है पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि जो वैदिक सप्ताह है उसको दो कालों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक जो काल होता है इसे कहते हैं पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल था इसे हम पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और इसके बाद यदि बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का जो काल था उसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये है पूर्व वैदिक काल, जिसे हम प्री वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं, और इसे ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो काल है इसी में ऋग्वेद का जो है संकलन किया हुआ था। तो उसी के काल जो है इसे ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। और आज इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। यदि बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज हम जो है बात करें तो कोई भी सभ्यता या कोई भी सभ्यता होती है तो उसके बारे में हमें यदि पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन एवं धार्मिक जीवन सभी पक्षों के बारे में हमें पता होना जरूरी होता है। तो आज हम एक एक पक्ष के बारे में डीपली पढ़ेंगे और अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यदि बात करें तो जो है सबसे पहले मैं राजनीतिक जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक जीवन कैसा था इसमें पूर्व वैदिक काल में, उसके बारे में समझते हैं। यदि हम बात करें राजनीतिक जीवन की तो जो पूर्व वैदिक काल का जो जीवन था एक कबीलाई जीवन था, अर्थात कबीला जो इनकी बात करें तो पूर्व वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन था यहाँ पर कबीला बने हुए थे, ठीक है। तो कबीला के माध्यम से लोग रहते थे और कबीलों में लोग बटे हुए थे। तो कबीलों का जो प्रमुख होता था उसे हम जन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जन अर्थात जन जो होता था ये एक कबीला का समूह को जन के नाम से जाना जाता था। और कबीला की यदि बात करें तो कबीलों के समूह को जो नियंत्रण करता था उसे हम राजन या राजा के नाम से जानते हैं। राजन कौन होता था तो जो कबीलों का प्रमुख होता था, अर्थात वर्तमान में जैसे यदि बात करें तो जो किसी भी संस्था का जो भी प्रमुख होता है उसी की बात हो रही है। तो जो जन के बारे में बात करें तो ये कबीला का समूह को जन कहा जाता था। और इसी जन को जो है बड़े हो जाने के बाद जब इसका आकार बड़ा हो जाता था तो उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जैसे बात करें तो हो जाता है जन से जनपद। इसके बाद जो है आपने सुना होगा कि जन से बना जनपद, जनपद से फिर महाजनपद। तो इस प्रकार से जो है इसका आकार बड़ा होता चला जाता है बाद में। और यहाँ पर जो है कबीलाओं का जो जीवन था एक जन के रूप में इसे जानते हैं, और कबीले के समूह को कहा जाता है जन। इसके बाद इनका जो संरक्षक होता था उसे हम राजन के नाम से जानते हैं, अर्थात राजा के नाम से, ठीक है। तो राजा यदि हम बात करें तो जो राजनीतिक जीवन था राजाओं का, यदि बात करें चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा जो राजा था उसके जैसा यहाँ पर जीवन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर जो राजा के अधिकार होते थे कबीलाओं को और संरक्षण प्रदान करने के लिए एक बहुत ही सीमित अधिकार होते थे, ठीक है। तो आगे यदि हम बात करें तो राजा की सहायता के लिए जो है समिति, सभा, विदत एवं गण, इस प्रकार की जो संस्थाएं थी राजा की सहायता के लिए इनको जो है निर्माण किया गया था। समिति, सभा, विदत और गण, ये 4 प्रकार की संस्थाएं थी जो कि राजा को सहायता प्रदान करती थी, ठीक है। तो आगे हम समझ लेते हैं। और आगे यदि हम बात करें तो समिति क्या थी और सभा क्या थी, विदत क्या थी, गण क्या थी, इनके बारे में हम समझते हैं। समिति की बात करें तो समिति जो थी ये एक आम सभा थी। आम सभा थी अर्थात जो गांव के लोग होते हैं वो इस सभा में जो है सभी लोग आ सकते थे और सभा के बारे में जो भी बातें हैं वो मतलब सुन सकते थे, ठीक है। तो समिति क्या थी, ये आम लोगों की सभा थी। यहाँ पर गांव के सभी लोग जो है आ सकते थे। और यहाँ पर यदि बात करें तो समिति में महिलाओं को भी आने का अधिकार था। आगे यदि बात करें सभा, अब ये सभा कैसी संस्था थी, तो सभा के बारे में यदि बात करें
तो एक कुलीन, जो कुलीन लोग होते हैं, कुलीनों की संस्था थी, अर्थात यहाँ पर जो है आम लोग नहीं आ सकते थे, अर्थात यहाँ पर कुलीन लोग ही आ सकते थे। और आगे यदि बात करें बिदअत, ये बिदअत क्या थी, तो बिदअत के बारे में यदि समझे तो यहाँ पर इस जो बिदअत संस्था थी, ये उपज या लूट का बंटवारा, जैसे जो भी उपज होती थी तो उसमें उपज का भाग बांटने एवं लूट, जैसे कबीला कबीला में जब युद्ध हो जाता था तो जो कबीला जीता था तो उसके लूट के जो बंटवारा होता था, ये बिदअत के माध्यम से ही होता था। ठीक है, तो ये बिदअत संस्था का कार्य था कि उपज का जो भी उपज होती है उसके माध्यम से बंटवारा करना एवं लूट का बंटवारा करने का जो कार्य था, ये बिदअत के माध्यम से ही होता था। ठीक है, और यदि बात करें इन चारों संस्थाओं में सबसे ओल्डेस्ट अर्थात सबसे पुरानी जो संस्था थी ये बिदअत ही थी, तो आप इसे भी याद कर लें, और सबसे प्राचीनतम थी अर्थात। और आगे यदि बात करें तो गण, जो गण है ये भी कुलीनों की ही संस्था या सभा थी, क्योंकि यदि बात करें तो सभा और गण ये दो संस्थाएं जो थी एक कुलीनों की सभा थी, अर्थात यहाँ पर जो है कुलीन लोग आते थे और यहाँ पर आम लोग नहीं आ सकते थे। और समिति और बिदअत की बात करें तो ये दोनों जो सभाएं थी, जैसे समिति और बिदअत, इनमें महिलाओं को भी आने का अधिकार था। और ठीक है, तो इन दोनों आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी संस्थाएं थी पूर्व वैदिक काल में, कौन सी संस्थाएं थी जिसमें आम लोगों अर्थात महिलाओं को भी आने का अधिकार था, तो आपका उत्तर होगा समिति में भी महिलाएं आ सकती थी और जो बिदअत थी बिदअत में भी महिलाओं को आने का अधिकार था। ठीक है, तो ये दो संस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा। और यदि बात करें तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में जो समिति और सभा, इस समिति और सभा को जो है जो प्रजापति की दो पुत्रियों के समान इनको जो है कहा गया है। तो सबसे पहली बात आपसे पूछा जाएगा कि समिति और सभा को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में किस में कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा अथर्ववेद में। ठीक है, क्योंकि ये समिति और सभा दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और आगे हम समझ लेते हैं। आगे यदि बात करें तो जैसे कुलीनों की सभा थी, रत्निन, जो अधिकारी जो भी अधिकारी होते थे, जैसे राजा की सहायता करने के लिए कुछ अधिकारियों को जो है नियुक्त किया जाता था, जिनको रत्निन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रत्निन के रूप में एक कहलाते थे। जैसे पुरोहित, पुरोहित की बात करें तो ये जो भी धार्मिक कार्यों से संबंधित जो भी कार्य होते थे वो पुरोहित के माध्यम से ही राजा को सहायता प्रदान करते थे। ठीक है, तो उनको पुरोहित कहा जाता था, जो कि धार्मिक कार्यों से संबंधित सहायता देते थे। और सेनानी की बात करें तो ये सेना प्रमुख होते थे, जो कि सेना से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो राजा को सहायता के माध्यम से देते थे। ठीक है, और पुरब की बात करें तो एक पुरब जो होता था, ये किलों से संबंधित जो भी जानकारियां होती थी उनको अपने अंडर में लेना, और जो है इस प्रकार के जो कार्य होते थे वो पुरब के माध्यम से किए जाते थे। इस पद कौन था, इस पद की बात करें तो ये गुप्तचर विभाग के रूप में इस पद को जाना जाता था। ठीक है, तो पुरोहित जो धार्मिक कार्यों से संबंधित राजा को सहायता प्रदान करते थे, सेनानी जो कि सेना से संबंधित जो है सहायता प्रदान करते थे, पुरब जो कि किले या दुर्ग संबंधी जो भी सहायता होती थी उसके प्रधान होता था पुरब, और इस पद जो कि गुप्तचर विभाग को जो है संभालने वाला व्यक्ति होता था उसे इस पद के नाम से जानते थे। और ये सभी संस्थाएं थी और इसके माध्यम से जो राजा को सहायता प्रदान की जाती थी। और आगे यदि बात करें तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि सेना कैसी थी, तो सेना की यदि बात करें तो पूर्व वैदिक काल में जो है सेना नियमित नहीं होती थी, और सेना जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब देखा जाए तो सेना यहाँ पर इतनी क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की खोज होती है, और लोहे की खोज होने से जो है राजनीति जीवन, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार से जो है उन्नति होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना तो लोहे की खोज हुई थी और ना ही सिक्के की खोज हुई थी, तो बहुत सारी जो है यहाँ पर इतनी उन्नत जीवन नहीं था, जिसके कारण पैसे की भी इतनी उन्नति नहीं हुई थी। तो सेना की से जो यहाँ पर कबीला होते थे वो सेना नहीं रखते थे, नियमित रूप से नहीं रखते थे, और जो है युद्ध जब होता था कबीलाओं में, जब युद्ध होता था तो सेना को रख लिया जाता था, और बाकी जब खाली समय होता था तो सेना जो है वो सामान्य जनता के रूप में रहने लगती थी। ठीक है, तो सेना यहाँ पर नियमित नहीं होती थी। और जो है कर, यदि बात करें तो स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर जो था उस समय रुपए की खोज नहीं होती, और मतलब जीवन भी इतना उन्नत नहीं था, इसके कारण जनता जो कर देती थी अपनी इच्छा से, जो भी कर देती थी उसको हम बलि के नाम से जानते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में जो भी जनता स्वेच्छा से कर देती थी उसे हम बलि के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो आप इसको भी याद कर लें। और सेना जो है यहाँ पर नियमित रूप से नहीं होती थी। आगे जैसे न्याय का उल्लेख नहीं, अर्थात यहाँ पर बात करें तो पूर्व वैदिक काल में न्याय के बारे में कोई विशेष मतलब इतना विशेष उल्लेख नहीं है। और बात करें तो जैसे ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जैसे समिति है, सभा, विदत गण, इन संस्थाओं के माध्यम से ही जो है न्याय दे दिया जाता था। और कोई विशेष बात होती थी तो राजा जो है न्याय करता था। तो न्याय का विशेष यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है। और एक बार जो है हम राजनीतिक जीवन के बारे में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यदि हम बात करें राजनीति बनेगी तो यहाँ पर कबीलाई जीवन था। और कबीलाओं का जो प्रमुख होता था उसे जन के नाम से जाना जाता था। इसे कबीला को, समूह को जन के नाम से जानते थे। और जो जन होता था, जन का जो प्रमुख होता था उसे राजन अर्थात राजा के नाम से जानते हैं। और राजा के जो अधिकार थे वो बहुत ही सीमित अधिकार थे। राजा की सहायता के लिए जो है 4 समितियों का मतलब 4 संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, जैसे समिति, सभा, विदत और गण। इनके बारे में जो भी जानकारी ही थी हमने पढ़ा कि समिति जो होती थी ये आम सभा थी, इसमें महिलाएं भी आ सकती थी। सभा की बात करें तो ये सभा जो थी ये भी कुलीनों की संस्था थी, अर्थात यहाँ पर कुलीन ही आ सकते थे। विदत की बात करें तो यहाँ पर उपज और लूट से संबंधित जो भी बंटवारा होता था उसके बारे में विदत से ही मतलब विदत ही इसका कार्य करती थी। और ये जो सभी सभाएं थी इनमें जो है सबसे प्राचीन जो थी विदत ही होती थी। ठीक है, विदत जो है इन चारों संस्थाओं में सबसे प्राचीन संस्था के रूप में विदत जाना जाता है। और गढ़ की बात करें तो ये भी एक कुलीनों की संस्था थी, ये हमने पढ़ चुका है। और आगे जैसे हम बात कर लेते हैं, आगे की हम बात करें तो अधिकारी, जो यहाँ पर अधिकारी होते थे राजा की सहायता करने के लिए, उन्हें रत्निन के नाम से जाना जाता है। जैसे पुरोहित जो कि धार्मिक विभाग से संबंधित था, सेनानी जो कि सेना विभाग से संबंधित था, पौरव जो कि किले या दुर्ग होते थे उनसे संबंधित था, और इस पर जो कि गुप्तचर विभाग से संबंधित था। सेना यहाँ पर नियमित नहीं होती थी। और आगे यदि बात करें तो बलि जो था इसे बलि नाम दिया गया जो कि स्वेच्छा से दिया जाने वाला कार्य। और यदि आगे बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो है ये बलि जो होता है इसे नियमित रूप से कर दिया जाता है। यहाँ पर जो जनता थी वो अपनी इच्छा से कर देती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्थितियाँ बदल जाती हैं और जो बलि है इसे नियमित रूप से मतलब कर दिया जाता है। और न्याय का विशेष यहाँ पर उल्लेख नहीं मिलता है। जो न्याय की यदि बात करें तो जो है समिति, सभा, विदत एवं गण, इन्हीं के माध्यम से जो है न्याय को दे दिया जाता था। आगे हम समझ लेते हैं जो है सामाजिक जीवन कैसा था। यहाँ पर सामाजिक जीवन की यदि हम बात करें तो समाज जो था समतावादी था, अर्थात यहाँ पर समाज में सभी व्यक्तियों के साथ समानता का बर्ताव किया जाता था। ठीक है, तो समाज कैसा था, समतावादी था। वर्ण व्यवस्था की यदि बात करें तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो थी आज के समय से अगर देखा जाए तो उस समय वैदिक काल में बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, अर्थात कर्म आधारित की यदि बात करें तो इसके बारे में 9वें मंडल में कहा गया है। तो कर्म आधारित क्या होता है कि जो व्यक्ति जैसे कार्य करता था उसको उसी जाति का मान लिया जाता था। अर्थात जो व्यक्ति जो है शिक्षा से संबंधित कार्य करता था तो उसे हम जो है जैसे जो शिक्षा से संबंधित कार्य करता था वो विद्वान हो जाते थे। और यदि बात करें जो व्यक्ति ताकत में विश्वास करता था वो उसे क्षत्रिय, और इस प्रकार से जो है यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया था। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति जैसे कार्य करता था उसको उसी जाति का मान लिया जाता था। तो अर्थात यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। और आगे यदि बात करें तो ये पूर्व वैदिक काल है। आगे का जो हमारा वीडियो आएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में स्थितियाँ बदल जाती हैं, वहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था होती है वो हो जाती है जो है यहाँ पर कर्म आधारित, वहाँ पर हो जाती है जन्म आधारित। मतलब जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा, फिर उत्तर वैदिक काल में वैसा ही हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने क्षत्रिय जाति में जन्म लिया तो वो क्षत्रिय, जिसने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में जो है सभी स्थितियाँ बदल जाती हैं। और यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि जो पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी एक कर्म आधारित थी। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है, आप बिल्कुल इसको याद कर लें। और 9वें मंडल में कहा गया है, इसके बारे में जो है 9वें मंडल में बताया गया कि कर्म आधारित। 9वें मंडल में जो है जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है इसमें कहा गया है, एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ और मेरी माता जो है आटा चक्की चलाती है और मेरे पिता जो हैं वो जो है विद्वान है। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर कहा गया है। तो इस प्रकार से जो है कहा गया है। तो इसी प्रकार से अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। ठीक है, और यहाँ पर जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वें मंडल के जो है पुरुष सूक्त, इस पुरुष सूक्त में भी वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप बिल्कुल इसको याद कर लें
कि जो है अगर पूछा जाएगा कि पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो जो है अगर पूछा जाए कि पूर्व सूक्त के अनुसार, तो आप देखेंगे कि जो है 10वें मंडल का पूर्व सूक्त जो है इसी में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और वैसे अगर पूछा जाए तो कर्म आधारित जो है ये 9वें मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल है, उसमें बताया गया है। तो ये थोड़ी बुद्धि है, आप समझ लें। और आगे यदि बात करें तो यहाँ पर दास प्रथा का प्रचलन था या नहीं कहता था, तो दास प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। लेकिन दास जो है, यदि हम बात करें कि यूरोपियन जो यूरोपियनों में दास प्रथा होती उस प्रकार की थी, तो दास प्रथा थी, लेकिन बहुत ही मतलब यहाँ पर दासों को अधिक परेशान नहीं किया जाता था। बात करें कि दास प्रथा की, तो दास जो थे यहाँ पर दासों की जो स्थिति थी बहुत ही अच्छी थी, अर्थात दास उस प्रकार के नहीं होते थे कि यहाँ पर उन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया जाए। दास जो होते थे, यदि कोई भी दास जो है वो क्षत्रिय के काम कर लेता है तो उसको सेना में रख लिया जाता था, अर्थात उससे भी जो दास जिस प्रकार के कार्य कर लेता था उसको उसी प्रकार के कार्य करवा दिए जाते, अर्थात दासों की स्थिति जो है वो ठीक थी, लेकिन दासों का जो है प्रचलन था। आगे यदि बात करें तो परिवार या कुल, परिवार या कुल जो होती थी यहाँ पर सबसे छोटी इकाई के रूप में परिवार या कुल को रखा गया है। तो परिवार या कुल सबसे छोटी इकाई होती थी। आगे यदि हम बात करें तो जो समाज था ये पितृसत्तात्मक समाज था, और यहाँ पर संयुक्त परिवार होते थे। तो परिवार जो होता था यहाँ पर पिता का जो है, पिता ही घर का मुखिया होता था, इसीलिए कहा जाता है कि जो समाज था यहाँ पर पितृसत्तात्मक था। और संयुक्त परिवार हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ साक्ष्यों से पता लगा है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार होते थे। और यदि आगे हम बात करें तो स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो स्त्रियों की स्थिति जो थी पूर्व वैदिक काल में बहुत ही अच्छी थी, और स्त्रियां जो थी यहाँ पर उपनयन संस्कार कर सकती थी, अर्थात स्त्रियां जो थी उनको शिक्षा संबंधी अधिकार भी प्राप्त थे। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस काल में स्त्रियों को शिक्षा से संबंधित भी अधिकार प्राप्त होते हैं, तो उस काल में जो है स्त्रियों की स्थिति जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो परिवार कैसे थे, पितृसत्तात्मक थे, और संयुक्त परिवार के बारे में भी जानकारी मिलती है। परिवार या कुल की परिवार जो होता था ये सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है, और स्त्रियों को जो है उपनयन संस्कार के अधिकार थे एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भी प्राप्त थे। आगे यदि हम बात करें तो जो है समझ लेते हैं, जैसे आगे यदि तो पुनर्विवाह, जो स्त्रियां थी, स्त्रियों को पुनर्विवाह करने के भी अधिकार प्राप्त थे, अर्थात स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी कि स्त्रियों को जब उनके जो पति होते हैं उनकी मृत्यु हो जाने के बाद स्त्रियों को पुनर्विवाह करने का भी अधिकार प्राप्त था। और नियोग प्रथा इसका ये भी मतलब मौजूद थी। यदि बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रथाएं जो थी वो स्त्रियों के जैसे पक्ष में थी, और जैसे पुनर्विवाह करना तो वो भी उनके पक्ष में था कि उनके पति के मृत्यु हो जाने के बाद वो अपने देवर से भी शादी कर सकती हैं। आगे यदि बात करें तो बाल विवाह जो बहुत ही कम उम्र में विवाह हो जाना, दहेज प्रथा, तो यहाँ पर दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी ये बुराइयां जो होती हैं ये नहीं थी, ठीक है। तो बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी यहाँ पर बुराइयां नहीं थी। और आगे यदि बात करें तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है गार्गी मैत्री कहते हैं, ये उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं, मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं आपको दे देता हूँ कि जो पूर्व वैदिक काल यहाँ पर जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो पूर्व वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं थी जैसे घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, ये घोषा, अपाला, लोपामुद्रा जो है ये विदुषी महिलाएं थी पूर्व वैदिक काल की। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिलाएं कौन कौन सी हैं, तो आप उत्तर देंगे घोषा, अपाला और लोपामुद्रा, ये तीनों जो है पूर्व वैदिक काल की हैं। और गार्गी, मैत्री, कात्यायनी, ये तीनों जो है उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं, तो आप इनको बिल्कुल याद कर लें। और यहाँ पर जो है मतलब खाने का कैसा था, तो यदि बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों प्रकार के ही भोजन यहाँ पर भोजन के साथ मिले। तो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे पूर्व वैदिक काल के लोग। मनोरंजन की बात करें तो यहाँ पर सामान्य रूप से जो पासा है, नृत्य देखना, पासा खेलना और संगीत, इस प्रकार से जो है ये मनोरंजन के इनके साधन थे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो है सामाजिक जीवन की बात करें तो समाज जो था समतावादी था, अर्थात सभी वर्गों में जो है समानता थी। वर्ण व्यवस्था कर्माधारित थी, ऐसा था 9वें मंडल में मिला है। 10वें मंडल में पूर्व सूक्त में जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। आगे यदि बात करें तो दास प्रथा का प्रचलन था, और परिवार या कुल सबसे छोटी इकाई थी, और यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज था, संयुक्त परिवारों के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। और आगे यदि बात करें तो स्त्रियों को उपनयन संस्कार एवं शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त थे।
और पुनर्विवाह जैसी प्रथाएं, पुनर्विवाह भी यहाँ पर मौजूद थी, अर्थात स्त्रियों के पति की मृत्यु हो जाने के बाद वो अपने देवर या मतलब उनसे शादी कर सकती थी। ठीक है, तो ये उनके पक्ष में ही प्रथाएं थी। आगे यदि बात करें तो बाल विवाह दहेज प्रथा जैसी यहाँ पर ये प्रथाएं नहीं थी। गार्गी, मैत्री, कात्यायनी ये उत्तर वैदिक काल की हैं, इन्हें में आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे। जो पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिलाएं घोषा, अपाला, लोपामुद्रा ये इस काल की विदुषी महिलाएं थी। यहाँ पर शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन थे। मनोरंजन की बात करें तो पांचा, नृत्य, ये संगीत, इन प्रकार के जो है मनोरंजन किया करते थे। आगे हम समझ लेते हैं, अब समझ लेते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन यहाँ पर कैसा था उसको समझ लेते हैं। आर्थिक जीवन की यदि बात करें तो अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण जो था मतलब आधार जो है पशुपालन। यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है लोहे की खोज नहीं होती, जिसके कारण जब लोहे की खोज हुई थी उत्तर वैदिक काल में तो सारी स्थितियाँ एकदम चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है लोहे की खोज ना होने के कारण पशुपालन ही यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण था। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो गाय जो होती है जिसे अगन्या के रूप से जानते हैं, तो गाय जो है पशुपालन यहाँ पर सबसे अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण पशुपालन था। और गाय जो थी ये पूर्व वैदिक काल में सबसे सर्वाधिक महत्व वाली पशु के रूप में जानी जाती है। गाय को अगन्या कहा जाता है, और अगन्या का अर्थ क्या होता है तो ना मारने योग, अर्थात गाय को ना मारने योग कहा जाता है, अगन्या का यही अर्थ होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि गाय का जो है पूर्व वैदिक काल में बहुत ही महत्व था। और इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, पूर्व वैदिक काल में गाय को 176 जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में गाय को 176 बार जो है इसका वर्णन मिलता है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय का जो है पूर्व वैदिक काल में बहुत ही महत्व था और सबसे प्रिय पशु के रूप में जानी जाती थी। घोड़े का प्रयोग यदि बात करें तो घोड़ों का प्रयोग भी पूर्व वैदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये रथ को चलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता। कृषि का महत्व यहाँ पर जो है बहुत ही कम था। और तो यदि आप देख सकते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में केवल 24 मंत्र ही कृषि के लिए लिखे गए हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कृषि का महत्व जो है इस समय बहुत ही कम था। और आगे यदि बात करें तो मैं आपको एक बात और बताऊं, जो गाय है, गाय को अगन्या कहा जाता है, अर्थात ना मारने योग। तो यहाँ पर कुछ युद्ध जो है कबीला में युद्ध हो जाते थे। तो कबीला में जब युद्ध हैं तो कुछ युद्ध जो है गायों को जीतने के लिए ही हो जाते थे। तो यहाँ पर ये भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय जो पशु था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था उस समय। आगे हम समझ लेते हैं। आगे यदि हम बात करें तो कृषि का महत्व बहुत ही कम था, केवल 24 मंत्र ही मतलब कृषि के लिए ऋग्वेद में लिखे गए। उद्योग भी सीमित है। उद्योग की बात करें तो उद्योग धंधे यहाँ पर बढ़ईगिरी, रत्कार। तो आपको पता है कि प्राथमिक सेक्टर, जैसे कृषि को प्राथमिक सेक्टर में रखा जाता है, तो प्राथमिक सेक्टर ही द्वितीय सेक्टर को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर प्राथमिक सेक्टर ही बहुत ही मतलब इतना मजबूत नहीं था, तो द्वितीय सेक्टर कहाँ से मजबूत होता। तो इसलिए जो है यहाँ पर कृषि का महत्व ही बहुत कम था। तो इसलिए उद्योग धंधे जो थे वो भी बहुत ही सीमित थे। और जैसे बढ़ईगिरी, रत्कार, इस प्रकार से जो है बहुत ही छोटे छोटे उद्योग चलते थे यहाँ पर। और आगे हम समझ लेते हैं कि जैसे व्यापार की बात करें तो व्यापार जो होता था एक विनिमय द्वारा होता था। और बात करें जैसे यहाँ पर जो तामा धातु थी, तामा धातु का प्रचलन था। और व्यापार विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था कि एक वस्तु देना और दूसरी वस्तु को लेना। ठीक है। और व्यापार जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि केवल आंतरिक व्यापार। यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है बाह्य व्यापार के जैसे विदेशों से व्यापार के साथ नहीं मिलते हैं, केवल आंतरिक व्यापार ही होता था। और आंतरिक व्यापार की बात करें तो कबीला ही आपस में व्यापार करते थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर आंतरिक व्यापार होता था। मुद्रा की खोज भी नहीं हुई थी, जिसके कारण भी मुद्रा की खोज ना होना, लोहे की खोज यहाँ पर ना होना, इसी के कारण जो है आर्थिक सेक्टर जो था यहाँ पर बहुत ही कम मजबूत था। और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको भी। और यदि हम बात करें तो अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण पशुपालन था। पशुओं को पालने का ही यहाँ पर मुख्य कारण मतलब मुख्य आधार था। ठीक है। गाय जिसे अगन्या के रूप में जाना जाता है, अगन्या का अर्थ होता है ना मारने योग्य। गाय सबसे प्रिय पशु के रूप में जाना जाता है, 176 बार इसका वर्णन मिलता है। घोड़ा भी महत्वपूर्ण पशु था, जिसको रथ में चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कृषि का महत्व बहुत ही कम था। और उद्योग धंधे भी यहाँ पर बहुत ही सीमित थे। और बढ़ईगिरी, रथकार, इस प्रकार से जो है उद्योग धंधे चलते थे। ठीक है। तो बहुत ही छोटे उद्योग धंधे थे। व्यापार विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था।
और यहाँ पर तांबा धातु का प्रयोग किया जाता था। और केवल जो है आंतरिक व्यापार होता था, बाह्य व्यापार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मुद्रा की भी खोज यहाँ पर नहीं हुई थी। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर धार्मिक जीवन। यहाँ पर धार्मिक जीवन कैसा था उसको भी एक बार समझ लेते हैं। धार्मिक जीवन की यदि बात करें तो जो धार्मिक जीवन पूर्व वैदिक काल में धार्मिक जीवन कैसा था, तो प्रकृति पूजक थे। यहाँ पर जो पूर्व वैदिक काल में लोग थे ये प्रकृति को पूजा करते थे और बहुदेववादी थे, अर्थात कई देवों की जो है यहाँ पर पूजा करते थे। तो प्रकृति पूजक थे एवं बहुदेववादी थे, अर्थात बहुत सारे देवी देवताओं के जो है पूजा करते थे। यदि बात करें नेक्स्ट, तो देवताओं को 3 श्रेणियों में यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रिक से समझेंगे कि देवताओं की 3 श्रेणियाँ हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर देवताओं को बांटा गया है। अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष की यदि बात करें तो मैंने लिखा है कि आप इसको जो है उल्टा पढ़ें। बरमाई, मैंने लिखा है बरमाई, बरमाई। जो अंतरिक्ष के देवता थे ये बा से वायु, रा से रुद्र, मा से मारुत, ई से इंद्र। यदि आप उसको उल्टा लिखेंगे तो बरमाई आपको याद करना है, बरमाई। ठीक है, बरमाई अर्थात बा से वायु, रा से रुद्र, मा से मारुत, ई से इंद्र। तो यहाँ पर जो है अंतरिक्ष के ये देवता थे। अग्नि की यदि बात करें तो मैंने अग्नि नहीं, पृथ्वी की जो पृथ्वी देवता थे, पृथ्वी के यदि बात करें तो इसको मैंने लिखा है वापस आ। ठीक है, आप इसको इतना बोलना है और एक पृथ्वी के देवता आपको कंप्लीट हुए। बा से यदि बात करें तो बा से है बृहस्पति। ठीक है, बा से बृहस्पति, पा से पृथ्वी, सा से जो है बात करें तो सोम और आ से अग्नि। बा से बृहस्पति, पा से पृथ्वी, सा से सोम और आ से अग्नि। ये 4 देवता जो हैं ये पृथ्वी देवता के अंतर्गत आते हैं। आकाश की यदि बात करें तो मैंने लिखा है सब, 2 जगह सब आपको याद लिखना है, सब। ठीक है, और ऊषा बीच में है, सब। सा से सूर्य, बा से वरुण और सा से सविता, बा से विष्णु। ठीक है, तो सब आपको याद करना है। और जब सब 2 बार की, सा से सूर्य और बा से वरुण और ऊषा बीच में है और सा से सविता, बा से विष्णु, ये जो है ये है आकाश के देवता। ठीक है, तो आपको इनको जो है अंतरिक्ष, बरमाई और पृथ्वी का वापस आ और आकाश के सब और ऊषा बीच में, तो ये जो है आप ट्रिक से याद कर लेना। अब यहाँ पर आगे हम समझते हैं यहाँ पर जो धार्मिक जीवन है इसके बारे में। धार्मिक जीवन के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इंद्र की यदि बात करें तो जो पूर्व वैदिक काल है यहाँ पर सबसे प्रमुख देवता जो होते थे इंद्र ही होते थे। इनके लिए जो है 250 मंत्रों का जो है ऋग्वेद में उच्चारण किया गया है। मतलब बात की जाए तो इंद्र देवता को जो है ऋग्वेद में 250 बार इनका जो है वर्णन किया गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इंद्र देवता थे ये पूर्व वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले तोड़ना, पुरंदर का देवता या किले तोड़ने वाला देवता के नाम से भी इंद्र को जाना जाता है। तो आप इसे भी याद कर लें। और अग्नि की बात करें तो अग्नि जो है ये पूर्व वैदिक काल के दूसरे प्रमुख देवता के रूप में अग्नि को जाना जाता है। इन्हें मध्यस्थ देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनके ऋग्वेद में इनका जो है वर्णन 200 बार इनका वर्णन किया गया है। तो पूर्व वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता तो इंद्र, इनका वर्णन ऋग्वेद में 250 बार। और अग्नि की बात करें तो ये दूसरे प्रमुख देवता, इनको मध्यस्थ देवता के नाम से भी जाना जाता है और 200 बार इनका वर्णन हुआ है। और आगे यदि इनके बारे में अग्नि की बात करें तो अग्नि देवता जो होते हैं, जैसे हवन के माध्यम से कहा जाता है कि हवन के माध्यम से जैसे कोई भी व्यक्ति हवन कराता है तो कहा जाता है कि हवन के माध्यम से जो भी धुआं के माध्यम से ये अंतरिक्ष में रहते हैं देवता, तो अग्नि के माध्यम से ही मनुष्य जो है मनुष्य एवं देवताओं के बीच का जो देवता थे उन्हें अग्नि के रूप से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब अग्नि के रूप में जब धुआं ऊपर पहुंचता है तो ये देवता से मनुष्य की मिला देते हैं। तो इस प्रकार से ही अग्नि देवता को मध्यस्थ देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आप इनको ये भी याद कर लें। और आगे यदि बात करें तो वरुण जो थे, वरुण को वर्षा के देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इन्हें ऋतस्वगोपा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे भी याद करें, वरुण को कहा जाता है ऋतस्वगोपा अर्थात वर्षा के देवता। और नेक्स्ट है सविता का जो अर्थ होता है चमकता सूर्य। और सविता के बारे में गायत्री मंत्र जो है लिखा गया है। तो गायत्री मंत्र जो कि विश्वामित्र ने लिखा था, और इसके जो गायत्री मंत्र जो है इस सविता के लिए लिखा गया है, जिसको चमकता सूर्य जिनका अर्थ होता है। और मित्र की बात करें तो मित्र के जो देवता थे इन्हें उगते सूर्य के देवता के रूप में जाना जाता है। अश्विन की बात करें तो ये चिकित्सक के देवता थे, यानी चिकित्सक के देवता थे। ठीक है, अश्विन। पूषण की बात करें तो ये पशुओं एवं औषधि के देवता थे, पूषण। सोम की बात करते हैं तो सोम जो है वनस्पति के देवता थे।
और रिपीट कर लेते हैं। इंद्र जो हैं ये पूर्व वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले तोड़ने वाला देवता के नाम से भी जाना जाता है। और 250 बार इनका जो है ऋग्वेद में इनका वर्णन किया गया है। अग्नि की बात करें तो ये मध्यस्थ देवता थे, इनका जो है 200 बार वर्णन किया गया है। और ये दूसरे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के जो है दूसरे प्रमुख देवता अग्नि थे। वरुण जिन्हें वर्षा के देवता के नाम से जानते हैं, और ऋतसगोपा जो है इनका एक अलग नाम ऋतसगोपा भी है। सविता जो कि चमकता सूर्य, इनके लिए गायत्री मंत्र लिखा गया है। मित्र जो कि उगता सूर्य से संबंधित है। अश्विन जो कि चिकित्सक देवता थे। पूषण पशुओं एवं औषधि के देवता हैं। सोम जो कि वनस्पति के देवता। सोम के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सोम रस जो है ये हिमवंत की चोटी मूजवंत से इसे प्राप्त किया जाता है, और ये सोम देवता के लिए समर्पित थे। आगे जैसे हमने जो भी पढ़ा था, मैं आपको एक बार इनके बारे में भी पढ़ा देता हूँ कि धार्मिक जीवन जैसे प्रकृति पूजक थे, बहुदेववादी अर्थात बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। देवताओं की 3 श्रेणियाँ थी, अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश। अंतरिक्ष के बारे में हमने ट्रिक पढ़ी कि बरमाई, बा से वायु, रा से रुद्र, माँ से मारुत, ई से इंद्र, तो ये अंतरिक्ष के देवता थे। पृथ्वी के बारे में यदि बात करें तो वापस आ आपको इतना करना है। बा से बृहस्पति, पा से पृथ्वी, सा से जो है सोम, और आ से अग्नि, तो ये वापस आ जो है पृथ्वी देवताओं की ट्रिक। और आकाश की बात करें तो सब आपको इतना याद, एक तो बीच में आप याद ही कर लेंगे, और 2 जो है सब से, सा से सूर्य, बा से वरुण, सा से सविता, बा से विष्णु। ठीक है, तो आपको ये याद हो गए आशा करता हूँ। तो यदि हम बात करें तो हमने जो है पूर्व वैदिक काल के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है, और हमने रिवीजन भी किया था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं उत्तर वैदिक काल का लेकर आऊँगा। आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उत्तर वैदिक काल की वीडियो के साथ हम मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।